सचिन पायलट के गढ़ में जाकर आपने वहां हरा दिया टोंक के देवली उनियारा में। झुंझुनू जिसको ओला परिवार का भभूति मानी जाती थी, वहां आपने बाबू को एक नहीं दो नहीं 40,000 वोटों प्लस से जिता दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? भाजपा जो काम करती है, अपने बूथ स्तर पन्ना प्रमुख से लेके पूरा मैनेजमेंट उनका बिल्कुल साइलेंटली वर्क करता है और घर घर तक काम करता है। शुरू से ही अपनी वर्किंग को इस तरह से करता है कि आखिरी छोर के व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जाए। सिर्फ चुनाव आने पे ही उनके पास पहुंचना, ऐसा भाजपा की विचारधारा नहीं है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हर विधानसभा में, हर बूथ पे किस तरह से हम लोग वर्किंग जो कर रहे हैं उसको घर तक पहुँचाएँ, उससे वोटर से मिले, और हमने पूरा प्रयास किया। राजस्थान का उपचुनाव पूरी तरह से मैजिकल रहा। मैजिकल मैं यहाँ शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही वो उपचुनाव था जहां पर कुछ महीनों पहले माहौल ऐसा बना हुआ था, लोग ऐसी बात कर रहे थे कि कांग्रेस को तो कोई हरा ही नहीं सकता। रालोपा और बाप से कांग्रेस गठबंधन करके सातों की सातों सीटों पर आ सकती है। बीजेपी को एक भी सीट नसीब होगी क्या? यहां से लेकर बीजेपी 5 सीटों तक आ गई। ये कैसे हुआ? ये बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, ये सब कुछ कैसे हुआ? ये जानने के लिए आज मेरे साथ उस बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट की एक रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले या एक ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता जो साइलेंटली काम करते हैं लेकिन इतना जबरदस्त काम करते हैं कि पासा पलट जाता है, वो दिनेश पोद्दार जी हैं। इस इलेक्शन में भी काफी जिम्मेदारी आपको मिली थी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद साहब। ये पासा पलटा कैसे? ये मैजिक हुआ कैसे? सचिन पायलट के गढ़ में जाकर आपने वहां हरा दिया टोंक के देवली उनियारा में। झुंझुनू जिसको ओला परिवार का भभूति मानी जाती थी, वहां आपने बाबू को एक नहीं दो नहीं 40,000 वोटों प्लस से जिता दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे साइलेंटली बीजेपी ने ये सब कुछ कर दिखाया? देखिए वरुण जी, भाजपा जो काम करती है, अपने बूथ स्तर पन्ना प्रमुख से लेके पूरा मैनेजमेंट उनका बिल्कुल साइलेंटली वर्क करता है और घर घर तक काम करता है। शुरू से ही अपनी वर्किंग को इस तरह से करता है कि आखिरी छोर के व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जाए। सिर्फ चुनाव आने पे ही उनके पास पहुंचना, ऐसा भाजपा की विचारधारा नहीं है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हर विधानसभा में, हर बूथ पे किस तरह से हम लोग वर्किंग जो कर रहे हैं उसको घर तक पहुंचाएं, उससे वोटर से मिले, और हमने पूरा प्रयास किया। जहां पर एक तरफ अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा बाकी सब जगह देखी गई, इतने जबरदस्त अनुशासन से काम किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि खिलसर, जहां पर ऐसा माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ तो कोई भेद ही नहीं सकता, जहां ज्योति मिर्धा ऑलरेडी हार चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, वहां पर साइलेंटली बीजेपी कैसे जीत जाती है? खिलसर हो चाहे झुंझुनू को ले लो, क्योंकि झुंझुनू की सीट भी बहुत जबरदस्त जो ओला परिवार इतने सालों से कर रहा था, और उसके राजेंद्र भामू जैसे हमारे उम्मीदवार थे, बराबर हार रहे थे। अब बराबर इस तरह का प्रयास हमने किया कि भाई इस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया जाए, बूथ को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस तरह का काम किया जाए, पूरे जनता से मिलकर काम किया जाए कि भाई हम किस तरह से हम इस चुनाव को जीत सकते हैं। हमारा तो सतत प्रयास रहा है ऐसा, और हमने पूरा कोशिश किया। खिलसर की बात करें अपन, हमारा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था। ठीक है, हनुमान बेनीवाल को आप कितना ही मार कहती है साहब, हनुमान बेनीवाल की सीट है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता है, तो ठीक है, उन्होंने अपना प्रयास किया पूरा, लेकिन हमने हमारा वही बूथ लेवल का काम करते हुए पूरा प्रयास किया, और हमने बहुत अच्छी मार्जिन से सारी सीटें, वो आप ये देखिए 7 में से 5 सीट जीतना कोई मामूली बात नहीं। जो भ्रामक विचार बिल्कुल इतना जबरदस्त फैलाया जा रहा था कि किस तरह से साहब बीजेपी तो जीत नहीं सकती, ऐसा सब गलत धारणाएं थी इनकी। और हमारा पूरा प्रयास 7 सीट जीतने का था, और हमने 7 सीट ही जीती है। आप ये देखिए 84 जो सीट है, 74,000 वोट से लीड किया था उसने, आज वो 22, 23, 24,000 वोट पे यदि हार रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। 84 बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर पूरी तरह से वहां
परचम था बाप का, वहां पर भी इतनी जबरदस्त वोटों को लाना कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात सर ये देखी गई इस उपचुनाव में कि कहीं पर भी किसी भी तरह की बगावत नहीं होने दी। आप इस बात को समझिए कि लोग पहले से समझ के बैठे थे कि अगर बाबू को टिकट दिया तो वहां पर एक बगावत तो होनी ही है, अगर और किसी को टिकट दिया तो दूसरी जगह भी बगावत होनी है। बगावत की आशंकाएं सलूम्बर में भी पूरी दिख रही। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी बगावत कैसे मैनेज हुई, रातों रात मैनेज हुई? नहीं नहीं, रातों रात कोई मैनेज नहीं होता है। मैनेज ठीक है, कार्यकर्ता होता है, टिकट मांगना सबका अधिकार होता है। टिकट सब जगह से सभी पार्टियों में सब लोग मांगते हैं, भाजपा में भी ऐसा ही है। लेकिन ठीक है, अपने यहाँ से जो टिकट जो 10 लोग मांगते हैं, 1 लोग को देते हैं और बाकी लोगों को प्रयास करते हैं, अब समझाते हैं, अपना ही कार्यकर्ता है वो भी, तो कार्यकर्ता को समझाया जाता है। तो हमने पूरा प्रयास किया और हमने कहीं भी बगावत होने का चांस। तो क्या फर्क रहा आपके प्रयास में और कांग्रेस के प्रयास में कि ना नरेश मीणा माना, ना राजेंद्र गुड़ा माना? वो राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व में इनका मिनिस्टर था, वो नरेश मीणा जो एक बार निकल चुका, दूसरी बार सिफारिशें लगा लगा कर वापस कांग्रेस में आया था, वो नरेश मीणा जो पिछली बार दौसा में मान चुका था बैठने के लिए, अभी कैसे नहीं मना पाई लोग? बस यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। जो बीजेपी का काम करने का तरीका है, उसका कार्यकर्ता है वो बिल्कुल अनुशासन। क्या ये अनुशासन की जड़ें आरएसएस से आती है या ये जड़ें कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म का भ्रूण है जो हर किसी में है बीजेपी में, लेकिन कहीं कांग्रेस में उस चीज की कमी देखी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कांग्रेस में वैसे तो देखिए, अनुशासन की बात करें तो अनुशासन है ही नहीं। जो बीजेपी में है शुरू से उसका कार्यकर्ता है, आरएसएस तो खैर आरएसएस से भी इसमें कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन बीजेपी का शुरू से ही जो सिद्धांत है वही कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है। अनुशासन की जहाँ तक बात है, बिल्कुल कोट कोट कर अनुशासन भरा हुआ है और बीजेपी का कार्यकर्ता अनुशासन से काम करता है। अपने जो भी ऊपर का आदेश आता है, वो कहीं से भी अपने पदाधिकारी का और का जो भी पार्टी का आदेश जो होता है उसके हिसाब से काम करता है। मैंने ये देखा कि जिस तरह से अलवर का चुनाव की अगर हम बात करें, रामगढ़ के चुनाव की, तो रामगढ़ में टिकट बदला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले से मान के चल रहे थे कि टिकट तो उस परिवार को ही जाना है जो भाजपा में ऑलरेडी जीतता आया है, और जय आहूजा के लिए कहा जा रहा था अगर इनको टिकट नहीं मिला तो बगावत पक्की है। लेकिन वो भी बगावत नहीं हुई और बात यहां तक आ गई कि जय वीरू की जोड़ी बनने की बात आ गई। बिल्कुल। जिस तरह से इलेक्शन में साथ में काम किया, भूपेंद्र यादव से लेकर डक जैसे मिनिस्टर्स पूरी तरह से वहां कैंप कर दिए। महाराष्ट्र चुनाव साथ में होते होते भूपेंद्र यादव ने यहाँ पूरा टाइम दिया और कैसे पासा पलट दिया, क्योंकि सुखवंत सिंह इससे पहले कहीं जीतते हुए कहीं उस तरह से जीते नहीं थे। हमें भी यही लग रहा था। भाजपा खुद ये समझ रही थी कि बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि ये रामगढ़ जैसी जगह है और वहाँ वोटों का समीकरण, जाति का समीकरण, ये सब बैठा नहीं पा रहे थे। सामने भी जुबेर परिवार था जो पूरा 3 पीढ़ियों से बिल्कुल वही इसीलिए लग रहा था हमको। लेकिन फिर भी हमने हमारा भाजपा की नीतियों को, भाजपा को समझने में भाजपा ने काम किया है। आप ये देखिए ना कि आप 1 साल का जो राजस्थान का काम है और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का काम है, वो काम देखिए किस तरह से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, काम करना, क्या लोगों को काम करना। इसको ऐसे माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प अब लोगों को लग रहा है कि कोई हो ही नहीं सकता। एक बार लोकसभा चुनाव में जो कम सीटें देकर स्टेबिलिटी को नहीं आते देखकर लोगों को समझ में आ गया कि ये अगर नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कंट्री की इकोनॉमिक्स से लेकर सब कुछ बिगड़ जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को होना जरूरी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी जी का बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, ये बहुत बढ़िया नेतृत्व है और इस नेतृत्व का यही परिणाम है। ये मान लीजिए आप, मान लीजिए भजनलाल जी अभी साल भर हुए काम किया है, लेकिन इनका भी देखिए विजन देखिए, आज आने वाले जो अगले जो 2 साल का 3 साल का इनका विजन देखिए, कितना बड़ा विजन ला रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान है और है, इनकी योजनाएं भी बहुत बढ़िया योजनाएं आ रही है। ऐसे ही माननीय मोदी जी का 10 साल का जो काम किया उन्होंने, जो जनता तक पहुंचे हैं, काम किया, उसी का परिणाम है ये। और विकल्प की बात यहाँ तक करते हैं, ठीक है, मोदी जी का विकल्प अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई विकल्प हो, और विकल्प आज इसी मोदी जी के नाम पे हम
बिल्कुल हमको इसका पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। और राजस्थान में भी जो सातों सीटें हैं पूरा इसमें फायदा मिला है। हरियाणा चुनाव का बात करें, हरियाणा चुनाव में भी देखिए, हम यही सोचते थे हरियाणा चुनाव में ठीक है कंटेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी हरियाणा चुनाव को किस तरह से, महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, तो ये मोदी जी का ये फायदा है। से लोग बात कर रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर है उसकी बात कांग्रेस शायद समझ नहीं पाई, वो क्या चाहता था ये कांग्रेस समझ नहीं पाई। और बीजेपी ने राजस्थान से जाते हैं सतीश पूनिया हरियाणा में, और हरियाणा को इस तरह से मैनेज करते हैं कि सब पासा एकदम से पलट जाता है, और उसके बाद जो मोटिवेशन आता है वो राजस्थान तक आ जाता है। ये तो लगातार देखा ही जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा फायदा अगर देखने को मिला तो वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके लिए कहा जा रहा था कि भाई लोकसभा चुनाव में नहीं जिता पाए, अभी टाइम भी नहीं मिला, अगर ये उपचुनाव में नहीं जिता पाए तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये जीत हुई है, कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा जी ने कईयों के मुंह बंद कर दिए। जो पर्ची सरकार चिल्ला रहे थे, जो कह रहे थे तो पर्ची से आए हुए मुख्यमंत्री, सबके मुंह बंद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भजनलाल जी का शुरू से ही विजन ऐसा रहा है, काम करने वाले व्यक्ति है, संगठन के व्यक्ति है। 9 साल तक जो महामंत्री का पूरा राजस्थान का प्रदेश का काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व, बहुत अच्छे व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं आज भजनलाल जी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमने भी काम किया है, देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे पब्लिक को मालूम नहीं चलता है कि क्या काम की क्या गति होगी उनकी। बहुत अच्छी गति से काम, उनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी के साथ साथ अभी पॉजिटिव बातें तो हमने की, लेकिन दौसा पर भी हम बात करते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की पूरी सरकार ने जहां कैंप कर दिया वो दौसा वो हार गए। लेकिन एक तरफ अगर पूरा एनालिसिस करके देखा जाए तो 40,000 वोटों से झुंझुनू को हारना कांग्रेस का, और मात्र 2,000 वोटों से दौसा जीतना, इस कंपैरिजन को कोई देख नहीं रहा। ऐसे में दौसा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कई जगह क्या होता है, क्षेत्रीय समीकरण काम करते हैं, जातिगत समीकरण काम करते हैं। ठीक है, चुनाव है, देखो एक कोई ना तो हारे और कोई जीतेगा, लेकिन मैं इसको भाजपा की बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि दौसा में जो मार्जिन है, जो 50,000 वोटों का मार्जिन को 2,000 वोटों पे, तो कोई हार नहीं है। ठीक है, अब एक छोटी हार के रूप में मान सकते हैं, लेकिन ये पार्टी की बिल्कुल हार नहीं है। दौसा जैसे क्षेत्र में हमेशा जातिगत समीकरणों का बहुत महत्व होता है। दूसरा मैंने ये भी देखा है, बीजेपी और कांग्रेस में एक खास अंतर ये भी है कि बीजेपी जहां हार जाती है वहां तुरंत मंथन करके तुरंत वहां काम होता है, लेकिन कांग्रेस मंथन का नाम तो लेती है पर मंथन होता नहीं है। ऐसे में दौसा के अंदर जो बातें हो रही है कि शंकरलाल शर्मा ने मदद नहीं की या शंकरलाल शर्मा ने अंदर से बगावत कर दी, क्या उन सारे विषयों पर जांच करके बीजेपी काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चीज की जांच कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। समीक्षा तो होती है भाई, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, हमने काम करने में कोई कमी रह गई, तो उस कमी को हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि हमने कोई वहां देखा है कि पूरा बूथ मैनेजमेंट सही नहीं हुआ या क्या कमी रह गई, कहीं ना कहीं हम अपनी कमी को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बड़ा मैसेज इस इलेक्शन ने और दिया है कि परिवारवाद कहीं नहीं चलेगा। हर जगह के परिवारवाद, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो, आरएलपी का हो या बीजेपी का भी क्यों ना हो, सबको जनता ने नकार दिया है। चाहे जुबेर फैमिली रही, जुबेर फैमिली को आगे नहीं बढ़ने दिया, चाहे हनुमान बेनीवाल अपनी वाइफ को लड़ा रहे थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, और दौसा में भी यही देखने को मिला। तो क्या आप मानते हैं कि ये एक सुखद संदेश है कि नीचे का कार्यकर्ता अब आगे आएगा, परिवारवाद नहीं चलेगा? बिल्कुल, कुछ हद तक तो ये बिल्कुल ठीक भी है, और शुरू से ही माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि परिवारवाद नहीं चलने देंगे, और होना भी नहीं चाहिए। मेरे भी हिसाब से परिवारवाद का क्या मतलब है, अब बाप आ गया बेटा आ गया, क्या मतलब है? तो ठीक है, परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना भी चाहिए। और एक जनता ने मैसेज भी दिया है ऐसा कि अब जनता की मर्जी है, जैसा मैसेज दिया है उसको अपन को सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब एक और बात जो जनता कह रही है या इलेक्शन के बाद जो सुनने को मिल रही है वो ये है कि एक के बाद एक इलेक्शन अब खत्म हुए, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव अब पूरे हो गए, अब टाइम है काम करने का। अब बीजेपी को इतना मैंडेट दे दिया है, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। तो ईआरसीपी से लेकर राइजिंग राजस्थान से लेकर उम्मीदें बहुत सारी हैं। आप क्योंकि इस लेवल तक अंदर तक जुड़े हुए हैं बीजेपी से, और सालों से मैं आपको देख रहा हूं, आप
एक बूथ से लेकर पन्ना मैनेजमेंट से लेकर आज भवन शाखा से लेकर सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। उपचुनाव में आपका बड़ा योगदान रहा। क्या लगता है कि अब काम के मामले में आने वाले 4 सालों में राजस्थान बीजेपी कोई बड़ी छाप छोड़ने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, काम में तो कभी बीजेपी का हमेशा ये रहता है, संगठन स्तर पे हो चाहे सत्ता के ऊपर हो, काम अपने लेवल के हिसाब से करती रहती है। तो वह पूरा प्रयास रहेगा कि इन जो आने वाले 4 साल हैं हम किस तरह से काम करते हैं, उसको कैसे गति दे पाते हैं। योजना बनेगी। हालांकि माननीय भजन लाल जी भी अपने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस काम को गति कैसे दे सकते हैं, और हमारा भी यही प्रयास रहेगा। संगठन के प्रत्येक प्रदेश के पदाधिकारी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, सोच रहे हैं। सारी चीज़ को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ हैं, उनका काम है, आगे का उनको काम करने का जो हमें लग रहा है कि भाई इस 4 साल के अंदर अपन को संगठन स्तर पर बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। और प्रदेश में विकास का जो काम है, और विकास की आवश्यकता है राजस्थान को, विकास के काम देखने चाहिए। राइजिंग राजस्थान जैसा आप बात करें, राइजिंग राजस्थान, तो राइजिंग राजस्थान हर बार होता है, लेकिन हर बार आखिरी बार में होता है, सरकार जाने वाली होती है उससे पहले हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है। इस बार पहले साल में हो रहा है। लेकिन राइजिंग राजस्थान का बहुत इफेक्ट आएगा। आप ये देखिए, इन 6 महीने के अंदर अंदर राइजिंग राजस्थान आने से पहले देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना बढ़ रहा है, कितनी इंडस्ट्री जा रही है, कितने इंडस्ट्री एरिया पार्क आ रहे हैं। आप पूरा राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री के बाहर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि राइजिंग राजस्थान जैसे ही होगा, उसके बाद में जैसे एमओयू होंगे, ये होंगे, तो ये जितने भी इंडस्ट्री निवेशक होंगे, विदेश के निवेशक भी आ रहे हैं, राजस्थान के निवेशक भी है। तो जितने भी निवेशक है, मुझे लगता है कि अब की बार निवेशक काम करेंगे, निवेशक आएगा, निवेश आएगा। और मतलब एक बड़ी बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि हर बार जो राइजिंग राजस्थान या जिस भी नाम से ये समिट होती है, वो सरकार के आखिरी साल में होती है। पहले साल में करने का एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि इस समिट को करने के बाद उसके फॉलोअप और कामकाज को 4 सालों में पूरी तरीके से किया जाएगा। और एक बड़ा मैसेज भी है कि ये सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली सरकार है, जो बिजनेस को पूरी तरह से आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, ये सही बात है। राइजिंग राजस्थान में मेरा जो मानना है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं खुद इस उद्योगों से जुड़ा हूँ। जितने भी एमओयू होते हैं उसके 80% तो सक्सेस ही नहीं होते हैं, सिर्फ एमओयू होते हैं, काम ही नहीं होता है। इस बार पूरा मौका मिल रहा है सरकार को देखने का, काम करने का, और राजस्थान के विकास में सहायक सिद्ध होने का। तो ये पूरा राइजिंग राजस्थान मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत सक्सेसफुल जाएगा। और जितने भी एमओयू होंगे, जितने भी काम होंगे, जितने भी निवेश के जिनसे निवेश की अपन को एमओयू हो रहे हैं, वो पूरे होंगे। तो ये थे दिनेश पोद्दार जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि क्या मैजिक हुआ जिसकी वजह से माहौल पूरा बदला और बीजेपी ने ऐसी सीटें जो पूरे के पूरे परिवार की भगवती मानी जा रही थी, चाहे जुबैर परिवार की हो, चाहे ओला परिवार की हो, उन सीटों पर चमत्कार किया। और ये चमत्कार की जड़ में जो इस बातचीत से निकल कर आया, अनुशासन है, कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन है और साइलेंटली वर्क करना है। उस साइलेंट वोटर को साइलेंटली वर्क करने को न कांग्रेस समझ पाई, न रालोपा समझ पाई। और अब लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को ये चीज सीखने की जरूरत है कि किस तरह से इलेक्शन को पूरी तल्लीनता से, डेडिकेशन से काम किया जाता है, जीता जाता है। हाँ, दौसा की जो हार हुई उस पर भी पोद्दार जी ने यही कहा कि कम मार्जिन की ये बहुत हार है और इसको हार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन है, जीत हार होती रहती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको बहुत सारी और इनसाइट्स के साथ। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में।
और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।